हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पेपर में हम बात करेंगे फोर्थ पेपर की। और इस वीडियो में जो फोर्थ पेपर के 50 यानी कि 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे। और किसी ने कमेंट किया था कि इजी नोट्स से ही आप पढ़ा रहे हैं और आपके वीडियो से कुछ भी फंसा नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि आप अगर पूरे 50 क्वेश्चंस में से अगर 10 भी फंस गए तो बहुत सी बात है, हमने पीछे क्वेश्चंस चेक किए हैं तो हमारे इस पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो आप जाके एक बार फिर से चेक कीजिए। अब है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ये मैं भी कह रहा हूँ। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलिए। और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इम्पॉर्टेंट वीडियो है या नहीं है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। अगर है तो बताना, नहीं है तो भी बताना। तो शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हम कलेक्ट किए हैं। तो ये देखते हैं, इसके बाद जो है आने वाली वीडियोस में हम और जो है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसके आधार पर शिक्षा योजना बनाने में सक्षम बनाना है। तो क्षमताओं के आधार पे, लक्ष्य के आधार पे, ब्याज के आधार पे या सभी के आधार पे। तो शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को किसके आधार पर, तो सभी, यानी कि जिनमें उनकी छात्र की क्षमताएं शामिल हों, छात्र के लक्ष्य शामिल हों और छात्र के ब्याज, यानी ब्याज नहीं होगा यहाँ, व्यक्तित्व हो, व्यक्तित्व होगा। तो व्यक्तित्व क्या है, उनके आधार पर शिक्षा योजना बनाने में सक्षम बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्षमताएं, लक्ष्य और व्यक्तित्व ये शामिल हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन दिया है कि छात्रों को शिक्षा मार्गदर्शन के माध्यम से क्या प्रदान किया जा सकता है। छात्रों को शिक्षा मार्गदर्शन के माध्यम से क्या प्रदान किया जा सकता है। इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन करके, इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन जो उन्हें प्रदान किया जा सकता है, या सह पाठ्यक्रम विधियों में छात्रों को शामिल करना, या संवेदनशीलता को बढ़ावा देना और व्यावसायिक अवसरों के लिए शिक्षित करना। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन करना। इसका जो है आयोजन किया जा सकता है। अगला है कि मार्गदर्शन का श्रेय किसे दिया जाता है। आइंस्टीन को, जॉर्ज वाशिंगटन को, फ्रैंक पार्सन्स को या इन सभी को। तो जो मार्गदर्शन है यानी गाइडेंस है उसका श्रेय जो है फ्रैंक पार्सन्स को दिया गया है। इसके आगे जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें हम मार्गदर्शन के जो विभिन्न जो लेखक हैं जिन्होंने मार्गदर्शन की परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो इसके आगे क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। और आपका जो आंसर की है, जो आपका थर्ड पेपर हुआ है यानी कि आज जो हुआ है, इसकी आंसर की जो है आपका रात में आ जाएगी 10-11 बजे तक, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो आप वेट कर लीजिए, वो आपको आंसर की पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस वीडियो का PDF और जो आंसर की है उसकी PDF और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वहाँ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परामर्श की आवश्यकता है किसको, व्यक्ति को, समूह को या भी दोनों को। तो किसको होती है, तो व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता होती है, यानी व्यक्ति परामर्श भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे है, मार्गदर्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है। कौन सा कि मार्गदर्शन व्यापक एवं विस्तृत है, या मार्गदर्शन निवारक के साथ उपचारात्मक भी है, या फिर मार्गदर्शन व्यक्ति पर केंद्रित है, या मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ये नहीं कि मार्गदर्शन जो है निवारक के साथ उपचारात्मक भी है, तो ये क्या है, सही नहीं है। बाकी जो है मार्गदर्शन के बारे में सत्य कथन कहे गए हैं। आगे है, निम्न प्रकार का मार्गदर्शन है। कौन सा निम्न प्रकार मार्गदर्शन है, तो शैक्षिक मार्गदर्शन, ये कौन मार्गदर्शन के प्रकार हैं, या व्यक्तिगत मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, ये सभी क्या हैं, तो ये मार्गदर्शन के प्रकार हैं। ये सभी मार्गदर्शन के क्या हैं, प्रकार हैं, यानी कि शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और व्यावसायिक मार्गदर्शन। तो हम आगे जो है और बहुत सारे मार्गदर्शन जितने भी हैं, 7-8 टाइप के मार्गदर्शन हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे हमने कवर किया है कि टोटल मार्गदर्शन के कितने प्रकार होते हैं, तो आगे हम अभी देखेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि कौन सी एक प्रकार की काउंसलिंग नहीं है। निर्देशन संबंधी परामर्श, गैर निर्देशित परामर्श, सामाजिक परामर्श या व्यक्तिगत परामर्श। तो कौन सी एक प्रकार की काउंसलिंग नहीं है, तो सामाजिक परामर्श जो है एक प्रकार की काउंसलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन की आवश्यकता के कारण क्या है। किस कारण जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, मनोवैज्ञानिक कारण,
समाजशास्त्री कारण, शैक्षिक कारण और उपयुक्त सभी। तो जो कारण होते हैं मार्गदर्शन के, तो ये सभी होते हैं, जिनमें से मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है, समाजशास्त्री कारण होता है और शैक्षिक कारण, ये सभी होता है। तो उपयुक्त सभी जो है इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता। किसे नहीं दिया जा सकता? माता पिता को, अध्यापक को या सहपाठी को। तो मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता किसको? सहपाठी को मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्गदर्शन निम्न किस चरण में नहीं दिया जा सकता? प्राथमिक स्तर पर, द्वितीयक स्तर पर, उच्च शिक्षा के स्तर पर या प्री प्राइमरी स्टेज पर। जो मार्गदर्शन होता है, गाइडेंस होता है, वो प्री प्राइमरी स्टेज पर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस एज में बच्चे का उतना मानसिक विकास नहीं होता है। तो इसलिए इस स्टेज में है बच्चे को मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन किस उम्र के एक व्यक्ति को उपलब्ध सहायता है जो उसके स्वयं के जीवन का प्रबंधन करने में मदद करता है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि ना तो 5 वर्ष ना ही 10 वर्ष, ये प्री प्राइमरी स्टेज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का कैसा विकास करना है? शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास या उपयुक्त सभी। तो मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का उपयुक्त सभी, यानी कि शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास, ये तीनों प्रकार के विकास करना है। और आगे हमने बात किया है कि मार्गदर्शन के टोटल कितने मुख्य उद्देश्य कितने हैं टोटल, वो हमने आगे बात की है, वो आपको पता चल जाएगा, इसलिए अंत तक देखते रहिए। अगला है कि मार्गदर्शन का केंद्र है कौन सा? व्यक्ति है, परिस्थिति है या दोनों है? तो मार्गदर्शन का केंद्र जो है व्यक्ति होता है, व्यक्ति होता है मार्गदर्शन का केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मार्गदर्शन में किसका पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान शामिल होता है? छात्र का, काम की प्रकृति का, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का या उपयुक्त सभी का। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में उपयुक्त सभी का पूर्ण एवं व्यापक ज्ञान शामिल होता है, जिनमें छात्र भी शामिल होता है, काम की प्रकृति भी शामिल होती है और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर दिया है कि मार्गदर्शन किस प्रकार के विकास को ध्यान में रखता है? संज्ञानात्मक विकास, मनोप्रेरणा विकास या उत्तेजित करने वाला। तो कौन से उपयुक्त सभी, जिनमें संज्ञानात्मक, उत्तेजित करने वाला और मनोप्रेरणा, ये सभी क्या है? विकास को ध्यान में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। अगला है कि किस परामर्श में परामर्श द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है? आदेश में, गैर दिशात्मक, उदार या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के परामर्श में? तो आदेश में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर है कि काउंसलर किस परामर्श में निष्क्रिय होता है? आदेश में, गैर दिशात्मक में या उदार में या सभी में। तो काउंसलर किस परामर्श में निष्क्रिय होता है? तो गैर दिशात्मक में काउंसलर जो होता है, परामर्शदाता जो होता है, वो क्या होता है? गैर दिशात्मक होता है, निष्क्रिय होता है। अगला है 18 नंबर, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिक प्रकार के परामर्श का प्रतिपादक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक प्रकार के परामर्श का प्रतिपादक कौन है? एस.सी. थ्रोन, कार्ल रोजर्स, ई.जी. विलियम या रेन। तो कौन है? तो एफ.सी. थ्रोन है। आप इसको याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक प्रकार के परामर्श के प्रतिपादक जो है एफ.सी. थ्रोन हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है कि कौन गैर प्रत्यक्ष प्रकार के परामर्श का प्रतिपादक है? गैर प्रत्यक्ष प्रकार, एफ.सी. थ्रोन है, कार्ल रोजर्स हैं, ए.जी. विलियम्स हैं या सभी हैं। तो कौन से हैं? तो कार्ल रोजर्स जो हैं गैर प्रत्यक्ष प्रकार के परामर्श के प्रतिपादक हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला है 20 नंबर है कि निर्देशात्मक परामर्श की वकालत किसने की? एफ.सी. थ्रोन ने, कार्ल रोजर्स ने, ई.जी. विलियमसन ने या रेन ने। तो निर्देशात्मक परामर्श की वकालत किसने की? तो ई.जी. विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श की वकालत की। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है कि किस परामर्श में बौद्धिक पहलू की तुलना में भावनात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया गया है? किस परामर्श में? गैर दिशात्मक में, आदेश में, उदार में या उपयुक्त सभी में। तो जो गैर दिशात्मक परामर्श होता है, इसमें क्या कहा गया है कि बौद्धिक पहलू की तुलना में या इसकी अपेक्षा भावनात्मक पहलू पर अधिक जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब छात्रों को विषय पाठ्यक्रम कौशल हासिल करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? अगर मान लिया कोई विषय पाठ्यक्रम है, उससे संबंधित कोई कौशल हासिल करना है, तो उसे किस लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? कौन सा मार्गदर्शन? व्यावसायिक मार्गदर्शन, शिक्षात्मक मार्गदर्शन, सामाजिक या निजी मार्गदर्शन। तो शिक्षात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, शिक्षात्मक मार्गदर्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23 है कि मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों, संघर्षों, समायोजन समस्याओं को हल करने के लिए बच्चों को किस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है?
किस प्रकार के व्यावसायिक, शिक्षात्मक, सामाजिक या निजी? तो किस प्रकार के? तो निजी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगला है 24 नंबर दिया है कि छात्रों को बेहतर करियर, उपयुक्त पेशा चुनने के लिए किस मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? व्यावसायिक, शिक्षात्मक, सामाजिक या निजी? तो किस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? तो व्यावसायिक प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। और मार्गदर्शन का पिता किसे कहा जाता है? फ्रैंक पार्सन को, विलियम रॉबिन्सन को, जैक बिनेट को या विनेट विंग को? तो फ्रैंक पार्सन को जो है मार्गदर्शन का पिता कहते हैं, फादर ऑफ काउंसलिंग या फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं। किसको? फ्रैंक पार्सन्स को फादर ऑफ गाइडेंस कहते हैं, मार्गदर्शन का पिता कहते हैं। अगला है क्वेश्चन कि 26 नंबर है कि निम्न में से एक संवेदनशील सेवा किसका उदाहरण नहीं माना जा सकता? छात्र रेफरल, कक्षा मार्गदर्शन, विमुद्रीकरण की योजना, संकट परामर्श? तो किसको नहीं माना जा सकता? तो कक्षा मार्गदर्शन को क्या नहीं माना जाए? संवेदनशील सेवा नहीं माना जा सकता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा घटक लीस्ट है? कौन सा है? मांग के आधार पर काउंसलिंग का वितरण करना, प्लेसमेंट, फॉलो अप, फॉलो थ्रू? तो इसमें से जो बी दिया है वो राइट आंसर हो जाए, प्लेसमेंट, फॉलो अप और फॉलो थ्रू। ये एक लीस्ट घटक है। अगला है 28 नंबर दिया है कि किस प्रकार का परामर्श मुख्य रूप से समान स्थिति में अन्य लोगों के साथ काम करने वाले व्यक्ति पर केंद्रित है? सभी या व्यक्ति, समूह या परिवार? तो कौन सा होगा? तो सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें व्यक्ति, समूह और परिवार तीनों शामिल होंगे। अगला निर्देशन का अर्थ होता है, क्या होता है? पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना या उपयुक्त सभी? तो जो निर्देशन का अर्थ होता है वो पथ प्रदर्शन करना होता है। वैसे सबकी मीनिंग्स जो आती हैं सेम आ रही हैं, तो उपयुक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन जो बहुत ही अच्छा सुटेबल एग्जाम्पल है वो पथ प्रदर्शन करना हो जाएगा। अगला है कि निर्देशन का अर्थ किसमें सामंजस्य स्थापित करना है? मानव और मजदूरी में, व्यक्ति और समाज में, प्राणी तथा जगत में, समस्या और समाधान में? तो निर्देशन का अर्थ व्यक्ति और समाज में सामंजस्य स्थापित करना है। अगला है कि स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी रचना है? रसूल की, जोन्स की, बाकर मेहंदी की या फिराक की? तो स्कूलों में निर्देशन किसकी रचना है? तो बाकर मेहंदी की ये रचना है, स्कूलों में निर्देशन। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला है कि 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीएस बोस थे। कौन थे? जीएस बोस थे 1938 में स्थापित व्यावसायिक निर्देशन की शाखा के अध्यक्ष। अगला है कि पथ प्रदर्शन करना किस शब्द का अर्थ है? तो निर्देशन का है। पथ प्रदर्शन करना किस शब्द का अर्थ है? निर्देशन का अर्थ है। अगला है कि परिभाषाएं कुछ दी हैं इंपॉर्टेंट, कि निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। तो किसका कथन है? तो ये जोन्स का कथन है। किसका है? जोन्स का ये कथन है। अगला है कि निर्देशन, अगली परिभाषा है निर्देशन की, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। किसने कहा है? तो प्रॉक्टर ने कहा। ये प्रॉक्टर ने क्या कहा कि जो निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि निर्देशन की विशेषताएं हैं। तो निर्देशन की ये मुख्य विशेषताएं हैं: वातावरण के साथ समायोजन में सहायक, व्यक्ति के संतुलित विकास में सहायक, आत्म विकास में सहायक, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ये निर्देशन की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन का क्षेत्र है, विषय क्षेत्र कौन कौन सा है? तो व्यक्तिगत निर्देशन भी निर्देशन दिया जाता है, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, घरेलू जीवन, लिंग संबंधी और व्यावसायिक आदि, ये सभी निर्देशन के विषय क्षेत्र हैं। और निर्देशन के उद्देश्य क्या हैं? समस्याओं के समाधान में सहायक होना, व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता करना, सर्वांगीण विकास करना, यानी इत्यादि। बहुत सारे ऐसे निर्देशन के उद्देश्य हैं जो ये मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया निर्देशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनाया गया निर्देशन क्या कहलाता है? शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। क्रो तथा क्रो ने निर्देशन के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो कितने बताए हैं? 14 सिद्धांत बताए हैं। तो 14 सिद्धांत बताएं। इन 14 सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांत आएंगे? तो हम आगे बात करेंगे कि 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो क्रो एवं क्रो का पूरा नाम है, पहले हैं क्रो, लेस्टर डी क्रो, एवं दूसरे हैं एलिस क्रो। यानी जो क्रो एवं क्रो कहते हैं तो एक ही व्यक्ति नहीं, दो लोग हैं नहीं। एक का नाम है लेस्टर डी क्रो, दूसरे हैं एलिस क्रो। इन्होंने अपनी रचना एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में इन 14 सिद्धांत बताए हैं। इनकी एक बुक है लेस्टर डी क्रो एवं एलिस क्रो की, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, ये एक बुक है और इसमें इन्होंने 14 सिद्धांत बताए हैं जो निम्न हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत दिया है कि व्यक्ति का संपूर्ण प्रदर्शित व्यवहार एवं व्यक्तित्व एक
महत्वपूर्ण घटक होता है। निर्देशन में इन तत्वों को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला दिया है कि मानव की सभी विभिन्नताओं को स्तरानुसार एवं आवश्यकता अनुसार महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि व्यक्ति को प्रेरक, उपयोगी तथा प्राप्त होने वाले उद्देश्यों के नियंत्रण निरूपण में मदद करना, ये भी सिद्धांत दिया है। अगला है 5वां नंबर दिया है कि वर्तमान उपस्थित समस्याओं के उचित समाधान हेतु प्रशिक्षित एवं अनुभवी निर्देशनदाता द्वारा यह दायित्व निभाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि निर्देशन को बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्थापित करना चाहिए। तो ये बहुत सारे जो 14 सिद्धांत बताए हैं उनमें से 5 हो गए। इसके बाद अगला सिद्धांत देखते हैं कि 6ठा नंबर दिया है, 6 नंबर है कि निर्देशन की प्रक्रिया को सर्वसुलभ बनाया जाना चाहिए। और अगला है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए गठित शिक्षण पद्धतियों में निर्देशन का दृष्टिकोण झलकना चाहिए। 8 नंबर दिया है कि शिक्षकों एवं अभिभावकों को निर्देशन परक उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। और 9 नंबर दिया है कि निर्देशन को आयु स्तर पर निर्देशन की विशिष्ट समस्याओं को उन्हीं व्यक्तियों को सुपुर्द करना चाहिए जो इसके लिए प्रशिक्षित हों। और 10 नंबर दिया है कि निर्देशन के विभिन्न पक्षों एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संचालित करना चाहिए। अगला है कि वैयक्तिक एवं सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुकूल निर्देशन का कार्यक्रम लचीला होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निर्देशन कार्यक्रम का दायित्व सुयोग्य एवं सुप्रशिक्षित नेतृत्व पर केंद्रित होना चाहिए। और 13 नंबर दिया है कि निर्देशन के कार्यक्रमों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। और 14 नंबर दिया है तो निर्देशन के कार्यक्रमों का सम्यक संचालन हेतु अत्यंत कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व होना चाहिए, अपेक्षित है। तो ये जो है क्रो एवं क्रो के द्वारा बताए गए 14 सिद्धांत हैं, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना कि कौन कौन से 14 सिद्धांत हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई निर्देशन की परिभाषाएं हैं। जोन्स के अनुसार दिया गया है कि मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने तथा अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता मार्गदर्शन कहलाती है। तो ये जोन्स ने कहा है निर्देशन की परिभाषाएं हैं। इसके बाद दिया है स्किनर के अनुसार दिया है कि नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है? मार्गदर्शन है। तो ये स्किनर के अनुसार दिया है, आप इस परिभाषा को अच्छे से समझ लेंगे। अगला है कि शार्ले हैम्ब्रिन के अनुसार, शार्ले हैम्ब्रिन ने भी कहा है कि व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। तो शार्ले हैम्ब्रिन के अनुसार कि व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है, शार्ले हैम्ब्रिन ने कहा है। अगला है थॉमस के अनुसार, थॉमस ने क्या कहा कि निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता देना, समस्या को सुलझाने की क्षमता उत्पन्न करना है। ये निर्देशन का उद्देश्य किसके अनुसार? थॉमस के अनुसार। आगे बढ़ते हैं कि निर्देशन के प्रकार देखते हैं। निर्देशन के दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला होता है कार्य व समस्याओं के आधार पर। तो कार्य व समस्याओं के आधार पर शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और वैयक्तिक निर्देशन होता है। अगला है कि निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन के 2 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है सामूहिक निर्देशन। तो यानी कि विधि के अनुसार निर्देशन विधि के आधार पर, वहाँ कार्य और समस्याओं के आधार पर बांटा गया था। तो आपको पूछा गया निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन के 2 भाग कौन थे, तो आप बताएंगे व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। और अगर पूछ लिया गया कि कार्य और समस्याओं के आधार पर निर्देशन के प्रकार होते तो वो आप ऊपर जो हमने बताया है वो बताएंगे। अगला कि निर्देशन के उद्देश्य हैं तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त करना। तो ये निर्देशन के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला है कि परामर्श शब्द 2 व्यक्तियों से संबंधित होता है। कौन से? तो पहला होता है परामर्शदाता यानी कि काउंसलर, और दूसरा होता है परामर्श प्रार्थी यानी क्लाइंट होता है। तो परामर्श 2 व्यक्तियों से संबंधित होता है। और मायर्स के अनुसार दिया गया है कि परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों से है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती, जिनमें से किसी एक को क्या किया जाता है, किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये मायर्स के अनुसार ये कहा गया है कि परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्तियों से है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। अगला दिया है परामर्श के प्रकार कौन से हैं, और ये परामर्श के प्रकार जो हैं वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार दिए गए हैं। तो ये 9 होते हैं। तो अगर पूछ लिया वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 7 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है शैक्षिक परामर्श, दूसरा है छात्र परामर्श, तीसरा है व्यक्तित्व परामर्श,
चौथा है नैदानिक परामर्श, पाँचवा है व्यावसायिक परामर्श, छठा है वैयक्तिक परामर्श, सामूहिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक परामर्श और स्थिति परामर्श। तो ये वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परामर्श के प्रकार हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इसके अगले पार्ट में हम और क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और काफ़ी अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।